सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ पंच में मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम में अदालती मामला से जुड़ी दो अहम खबरों का आज जिक्र करेंगे। पहला मामला जो सामने आया वो पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की जो अपील थी उसको मंजूर करके लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है और ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तवज्जो तलब बात यह है कि ये फैसला 5-0 से आया है। अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए हैं कि जब आईनी इदारे से मुतालिक बात हो तो बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया अपनाना पड़ता है और 12 जून का जो फैसला था उस मामले को लेकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये फैसला सुनाया है। दूसरा जो मामला है वो 63A से मुतालिक है, उसमें बेंच तश्कील नहीं पाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने माजरत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाए जा रहे हैं। बैरिस्टर अली जफ़र ने भी एतराज़ उठाया कि बेंच की तश्कील का मामला इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो गया है। अब बात यह है कि ये जो मामला है ये ऊँट किस करवट बैठेगा और जो आर्टिकल 63A का मामला है और इसमें वो जो कार्रवाई हुई है आज की, हमारे तज्ज़ियाकार इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं। आपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवाता चलूँ, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार एहतशामुल हक साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार मलिक साहब माहिर कानून भी हैं, हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, सीनियर एनालिस्ट शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। चाम साहब आपसे आगाज़ करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये मौक़िफ़ सामने आया कि 3 रुकनी बेंच ने तश्कील दिया है। मामला दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नज़रसानी दरख्वास्त ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी बेंच ने तश्कील दिया है। आप किस तरह देखते हैं अदालती कार्रवाई को 63A के मामले पर लेकर जो हुई है? देखिए जवाद, आज सारा दिन यहाँ पे इस्लामाबाद में यही बातें होती ही रही हैं और जितने लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल माहिर हैं वो इन पे बात करते रहे हैं। और एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि जो लोग कह रहे हैं कि जी जस्टिस मुनीब साहब, भले ये फ़ैसला आया था, आपको याद है जब बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस थे और ये ऑथर भी हैं इस फ़ैसले के, जो फ़ैसला आया था जिसके ख़िलाफ़ हुकूमत नहीं गई बल्कि ये आपकी बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में गई है। तो ये कहा गया था कि जी अब जस्टिस मुनीब साहब ये ऑथर भी हैं उस फ़ैसले के जिसमें फ़ैसला जो है वो बज़ाहिर हुकूमत के ख़िलाफ़ आया था। और जो आप डिफेक्शन क्लास की बात होती है कि फ्लोर क्रॉसिंग होगी तो क्या होगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में लोग तो तवक्को कर रहे थे और जिस तरह लोगों से आज बातें सुनी हुई, यही कहा गया कि जी आमतौर पे ऐसा होता है कि अगर कोई जज अगर किसी बेंच में नहीं बैठना चाहता तो पहले से वो रिक्यूज़ करता है, पहले से वो बता देता है चीफ जस्टिस को बड़ा वाज़ेह तौर पे कि जी मैं इसमें बैठना नहीं चाहता। आज जबकि हेयरिंग आपने देखा कि इसकी रखी गई थी बड़े दिनों के बाद और ये तवक्को की जा रही थी कि जनाब जस्टिस मुनीब साहब इसमें आएँगे, वो उन्होंने बड़ा जिस तरीके से माजरत की और ये भी कहा कि जी मैं इसका हिस्सा हूँ और मैं इसका ये भी मतलब नहीं कि मैं नहीं बैठूँगा। कल वो आएंगे, कुछ लोगों का ख्याल है आएंगे, जो इतलात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अंदर से ख़बरें आती हैं वो यही कि जी आएंगे तो शायद आके अपनी बात करके चले जाएंगे, क्योंकि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है उसको वो मानने के लिए तैयार नहीं है, लिहाजा वो इस पर नहीं आएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जी मामले को फिर खटाई में डाला जाएगा, लेट किया जाएगा, क्या होगा। और दूसरी बात ये हो रही है जवाद के अब हमारे बाकी अदारे तो पोलिटिसाइज़ हैं और माजरत के साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी पोलिटिसाइज़ जिस अंदाज से हो रही है, ये तो मेरा ख्याल है सब लोगों के लिए एक परेशानी है कि पोलराइज्ड भी है, डिवाइडेड भी है। इस अंदाज में एक बहुत ही गलत मैसेज आम आदमी को जाता है कि जी आम आदमी के मसाइल हल नहीं हो रहे, सियासी जमातों की बातें जो होती हैं उनके केसेस लेके जाए जाते हैं, इसी हवाले से बात होती है कि जी कहानी अदालत बननी चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस हवाले से जिस अंदाज से यहाँ पे आज इस्लामाबाद में बातें हुई हैं जैसे मुनीब के हवाले से, तो लोग यही कह रहे हैं कि जी वो तो इसका असर नहीं बनेंगे क्योंकि वो एक दूसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो काजी ईज़ा फाइज़ के ग्रुप के ख़िलाफ़ है। लेकिन यही है कि कल ये वाज़ेह कर दिया है, जो ख़त लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि इसको बदनीयती ना समझा जाए। देखिए अब इस तरह आप कहने से तो बात नहीं बनेगी ना। अब देखें ना चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी ख़त लिख के तो बात नहीं बनती ना, आपको यहाँ अदालत में आके अपना नुक्ता नज़र देना चाहिए था। ये जवाब आप नहीं कह रहे, मैं नहीं कर रहे, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कह रहा है और उनको भी जिसको कहते हैं एतमाद में नहीं लिया गया, जिस तरह बात की गई है उनको चाहिए था आके अपना नुक्ता नज़र बताते। तो बज़ाहिर तो यही लगता है, ये मेरा ख्याल है जिस तरह पॉइंट स्कोरिंग होती है सियासी जमातों में, बाकी इदारों में, यहाँ पे भी यही हो रहा है। और प्रोसेस में मैं आप और जिस तरह आम आदमी हैं
वो जो केसेस भुगतने वाले हैं, जिनके केसेस साल से डिसाइड नहीं होते, वो जिस तरीके से कहा जाता है कि वो लेट होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक और बात यहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर पे हो रही है, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो PTI के लिए एक नरम गोशा रखते हैं। लोग कहते हैं कि जी बाकायदा PTI के लिए सहूलतकारी की थी उन्होंने, और जैसे मुनीर साहब ने जब ये फैसला दिया गया था, और मैं नहीं कहता है, हुकूमत कहती है, सियासी जमातों के लोग, पीपल्स पार्टी PMLN ख़ास तौर पे कहती है, तो मेरा ख्याल है उस हवाले से भी एक अच्छा खासा एम्बैरेसिंग मोमेंट है जैसे मुनीर साहब के लिए। कल क्या आएंगे, क्या बात करेंगे, किस तरीके से वापस अपनी बात करके चले जाएंगे। तो बुनियादी तौर पे यही लग रहा है कि यह मसला डिले होगा तो क्या होगा। आखिरी बात यह जवाब के कहा जा रहा है कि ये 25 अक्टूबर तक मामले को लटकाया जाना है। 25 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस आएंगे, उनके आगे अपील लगेगी, तो फिर शायद अपनी मर्जी का फैसला है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही इंट्रिगिंग है, और इस हवाले से देखने वाली बात यह है कि भी हमारी अदालतों पे और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट लेवल पे अगर इस तरह की चेमुगैयों हों कि वो सहूलतकारी कर रहे हैं, किसी खास पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये अदालत के लिए, अदलिया के लिए, हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जी जवाब। ठीक, बिल्कुल। अच्छा शिराजी साहब, आप क्या समझते हैं जो दोनों मामलात हैं, 63A का मामला भी हो, उसमें बेंच की तश्कील पर लेकर खासे एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी गो के चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया है कि अगर जस्टिस मुनीब नहीं आएंगे तो फिर हम कोई नए जज को इस बेंच में शामिल कर लेंगे। दूसरा मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर किया, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। आप किस तरह देखते हैं दोनों फैसलों? वैसे मैं एहतशाम साहब की तमाम बातों से बिल्कुल इख्तिलाफ करूँगा, और उनकी माजरत के साथ उनकी इजाज़त से कुछ चीज़ें कहूँगा। मुझे ये समझ नहीं पड़ रही कि चले आधे जज तो तहरीक इंसाफ या एक जमात को सपोर्ट करती है, बाकी किसको कर रहे हैं? क्या वो इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो आइन को कर रहे हैं, क्या वो कानून को कर रहे हैं? चले हम एक मिनट के लिए एज्यूम कर देते हैं कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब बड़े मुखलिस हैं और वो तमाम तर काम बड़े खुलूस से कर रहे हैं, और इस मुल्क के अंदर जो है ना वो तमाम लोगों को इंसाफ भी मिल रहा है, और बिल्कुल जो है ना वो आला अदलिया ने एक बड़ी मिसाल कायम की है। क्या आपके ख्याल से हिस्ट्री लिखी जा रही है ना? तो हर चीफ जस्टिस की लिखी गई है और इनकी भी लिखी जाएगी कुछ दिनों के बाद। हम इस वक्त तो हम ठीक है कि वो कहते हैं ना कि बुग़्ज़ समवन में हर बंदा जो है वो अपनी राय दे रहा है, उसमें कोई मतलब है, हर बंदे का हक बनता है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि फॉर्म 45 के ऊपर बहुत सारी जो पिटिशंस हैं वो पड़ी हुई हैं। क्या जस्टिस फायज़ ईसा साहब ने कभी सोचा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट किया जाए कि अपने स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर उसके ऊपर फैसला हो जाए? आपने इलेक्शन के दौरान जो कमीशन का रोल रहा आ गया ना, ये इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला जाहिर से आ गया है ना। वो तो यही फैसला आया ना कि 5 जजों ने मुश्तरका तौर पे, मुत्तफ़िका तौर पे फैसला दिया है कि इलेक्शन एक्ट 140 के तहत जो है ना ये आप नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन का प्रोरोगेटिव है, वो ट्रिब्यूनल मुकर्रर करेगा। साहब एक सर प्लीज मुझे बोलते दीजिए। एक अभी जो फायज़ ईसा साहब कर रहे हैं, क्या जो जस्टिस मुनीब पढ़े लिखे आदमी होंगे, कानून पढ़ा है, वो कह रहे हैं कि जी आर्टिकल 143 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कर नहीं सकते। दूसरा जो आप इस बेंच के अंदर एक वो कहते हैं ना कि एडिशनल जज को जो शामिल कर रहे हैं मियां खेल साहब को, मेरे ख्याल में उनका राइट नहीं बनता कि उसको शामिल किया जाए। अब तो देखें ये तो कानूनी तोजी तो मेरे ख्याल में वो कानूनदान देंगे, हम तो आम ले मैन की बात करें, एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा है बुरा है। अब मैं ये नहीं समझता कि आया आज तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने क्यों नहीं सुने केसेस और क्यों डिले किया गया। अब अक्टूबर 25 के बाद क्या होगा? अब आप ये भी एक एज्यूम हम कर रहे हैं कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह। अच्छा जाहिर साहब मैं माजर चाहता हूँ, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये पूछते हैं कि क्यों डिले किया गया, तो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के शहजाद साहब ने ये किया था, उन्होंने इसको डिले किया था। ये प्रोसेस आमतौर पे हो रहा था, ये सारी चीजें अपनी जगह जा रही थी। आप वो शहजाद साहब ने किया था, इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया था, ये उन्होंने किया था। उसके बाद जस्टिस आलिया नीलम आई है, इसलिए ट्रिब्यूनल नहीं बने। ट्रिब्यूनल बहुत पहले बन जाते हैं। अगर जिस तरीके से रिटायर्ड जजों को लाने की बात हो रही थी, ये प्रोरोगेटिव है सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन का। ये तो अब हाई कोर्ट डंडी मारे या कोई और मारे तो उसको हमें मानना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को तो मानना चाहिए, लेकिन एक बंदा एतराज कर रहा है कि जनाब मेरे साथ ज्यादती हुई है, आप सुने तो सही ना, आप सुन नहीं रहे। अब आप सुनना चाहेंगे किस टाइम पे, चले वो एक अलग बहस है। अब फैसला देने के बाद अगर अब ये कह देंगे कि वो बेंच में शामिल ही नहीं होना चाह रहे हैं, शाम साहब कैसे फैसले होंगे और दीगर तजिया का सवाल तो उठाएंगे ना। अच्छा साहब, मैं कथाकलामी की मदद चाहूंगा आपसे भी, शिराजी साहब से भी याद देंगे, नवीद हयात मलिक साहब से इस पर राय ले लेते हैं। नवीद हयात मलिक साहब, बड़ा मामला पेचीदा है, आप काफ़ी देर से ये बहस सुन भी रहे हैं। एक तो आर्टिकल 63A का जो मामला है, इस पर ज़रा बताइएगा। जो अब बेंच की तश्कील के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठ रहा है, जस्टिस मुनीब अगर इस बेंच का हिस्सा नहीं बनते हैं तो फिर क्या होगा? वैसे काजी फायद ईसा साहब ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो किसी और जज को बेंच का हिस्सा बना देंगे।
देखें सर, ये बड़े अफसोसनाक बात है कि हमारे मुल्क की आला तरीन अदलिया में जो पिछले दिनों ढके छुपे अल्फाज पे बात हो रही थी कि वहाँ पे भी कुछ ग्रुपिंग का तासर है और वहाँ पे भी महाज बने हुए हैं एक दूसरे के खिलाफ, वो अब खुलकर मीडिया के सामने आ चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की आला तरीन अदलिया है जहाँ से हमारे अवाम इंसाफ की उम्मीद लेके जाते हैं, और वहाँ पे भी अगर ऐसी सूरत हाल है तो ऑफकोर्स फिर अगर अवाम का इदारों से एतमाद उठ गया तो पीछे हालात क्या रह जाएंगे आपके इल्म में ही है। अब ये बताएं कि जो ये खतों किताबत जारी है, एक जज एक कमरे में बैठ के दूसरे जज को खत लिख रहा है और दूसरे जज दूसरे कमरे में बैठ के पहले जज को खत लिख रहा है, ये अभी क्या है? मतलब एक सारी अवाम के सामने एक रेडी वाला भी बात कर रहा है कि वहाँ पे किसी की जो है दिलचस्पी किसी की तरफ है और किसी की दिलचस्पी किसी की तरफ है। और ये आज की बात नहीं है। देखें, जो आज कल आईनी अदालत की बात हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि आप जस्टिस साकिब निसार से शुरू कर दें, बल्कि उससे पहले भी शुरू कर दें। जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तो ये कुछ ना कुछ वाक़यात आपको मिलते रहेंगे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस गुलजार साहब, जितने भी जस्टिस बंदयाल साहब, जितने भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान आए हैं, आपने देखा कि उनके फैसले मुतनाज़ई रहे। अगर वो पीटीआई के फेवर में फैसले जा रहे थे तो बाकी जमातें इख्तलाफात कर रही थी और वो उस पर तनकीद कर रही थी, एतराज़ात कर रही थी। और आजकल के दौर में अगर किसी और जमात के हक में जा रहे हैं तो ये जमातें जो हैं वो एतराज़ात कर रही हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। मेरा ख्याल है कि आला तरीन अदलिया के जजेस हैं, हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। उनको अगर उनके अंदर इश्यूज हैं तो बैठ के सॉल्व करना चाहिए। इस तरह आवाम के सामने इस तरह तमाशा नहीं बनना चाहिए। ठीक। अच्छा नबी साहब, एक और मामले में आपकी राय लेना चाहूँगा। यही जो केस है इस पर कानूनी राय ये सामने आ रही है कि अब जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो बेंच की तश्कील है उस पर वो एतराज़ उठा रहे हैं, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कह दिया कि बेंच में अगर जस्टिस मुनीब नहीं होंगे तो फिर वो किसी और जज को शामिल कर लेंगे। तो क्या कोई नया बेंच तश्कील दिया जा सकता है? दरख्वास्त दायर की गई है प्रॉपर पीटीआई की जानिब से। सर, ना भी हो तो चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो उनको इख्तियार हासिल है कि अगर कोई जज वहां से रिफ्यूज करता है, आज के ऑर्डर में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये हुक्मनामा उनके सामने रखा जाए, बल्कि सारे दौरान वो मौजूद भी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये हुक्मनामा उनके सामने रखा जाए। और अगर वो फिर भी रिफ्यूज करते हैं तो वो कोई दीगर जो भी सीनियर जज है या जो भी जज है वो उसको जो है वो चीफ जस्टिस साहब को इख्तियार है कि उसको कमेटी में शामिल कर लें, जो अभी नई अमेंडमेंट हुई थी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत। तो ये तो मतलब पहले तो इससे पहले तो ऑनरेबल जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है, इससे पहले तो सिर्फ एक आदमी के इख्तियारात थे कि जो मर्जी करे, फुल बेंच तश्कील देनी है नहीं देनी, को बेंच बनाना है नहीं बनाना। हर तरह के मुकदमात में एक ही तरह के बेंच बनते थे। बेंच बनता था तो लोगों को पता चल जाता था कि फैसला क्या आने वाला है। तो मेरा ख्याल है कि वही हालात अब पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बड़ा अहम मामला है जिसकी समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब नया बेंच तश्कील दिया जाएगा या नहीं तश्कील दिया जाएगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन जो पार्लियामेंट है उसकी तश्कील इस केस के साथ जुड़ी है। आप किस तरह देखते हैं जो कार्रवाई हुई है? देखिए, इसमें पहले ही था कि लोग एक पार्टी इतराज करती थी कि मेरे हक में फैसला ये सही इंसाफ उसूलों को नहीं देखा गया और उन्होंने कानून को नहीं देखा और फैसला दे दिया। एक इतराज करते थे, एक पार्टी इफेक्टेड पार्टी, और दूसरी पार्टी खुश होती थी। लेकिन अब पहली बार हम ये देख रहे हैं कि खुद हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो डिवीजन का शिकार हो गए। उनमें मेरा यही सवाल है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट ने जो ये मखसूस नशिस्तों के बारे में फैसला दिया था, क्या वो कानून नहीं जानते? क्या वो कानून से बिल्कुल ही आरी थे? उन्होंने भी अपनी एक बुनियाद पर, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया, एक फैसला दिया। वही चीज सुप्रीम कोर्ट में आती है और डिवीजन का शिकार हो जाती है। तो बहुत बड़ा सवाल ये है कि शिकार क्यों, क्या वजह? और ऐसा लगता है कि जैसे अभी ने संभाल ली है, दोनों तरफ से एक पोजीशन संभाल ली है और बिल्कुल इस चीज को वो किया है। अब मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का जिस तरह जिक्र किया एहतशाम साहब ने कि मैं वो दोनों बातें कर रहे हैं, मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता, मैं उससे केस सुनने से इनकार भी नहीं कर रहा हूँ। तो आप खुल के बात करें कि मुझे इतराज है, बिल्कुल तमाम, उससे मैं नहीं कर रहा।
नहीं, मैं इनकार भी नहीं करता और इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं, खुद देखें इस वक्त जजेस के जो रोल है खुद लोगों के सामने आश्कार हो रहे हैं, और ये बिल्कुल उसको छोड़ दिया जाए, कुछ अरसे बाद खुद लोग डिसाइड करेंगे और उनका रवैया खुद डिसाइड करेगा तो जजेस किस पोजीशन पे और किस फ्रंट पे। तो बात यह है कि यही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अकरम राजा साहब का जो बयान था कि हमसे जो पूछा वो बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट जरूर कोशिश करती है कि हमारे खिलाफ चीजें ना आए, ये होती है। दूसरी पार्टी जो है वो अपने तौर पर बगले बजा रही है कि अच्छा भाई ठीक है, अब वो अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर का इंतजार करने से क्यों ना हो, किसी दूसरी पार्टी को क्यों खदशात ना हो कि दूसरे जो जज है उन्होंने अपना एक वो बना लिया, ओपिनियन बना लिया कि इनका रवैया अभी क्या है, चीफ जस्टिस बनने के बाद इनका रवैया क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ी एक सवाल है मेरे ख्याल में। मैं तो अपने प्रोग्राम में कहता भी रहा हूँ कि जजेस को भी इस चीज को देखना चाहिए, हुकूमत को भी जो है, जैसे अगर इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के साथ मिलकर मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, इसी तरह मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के और उन जजेस को, या चीफ जस्टिस और उन जजेस के दरमियान भी कोई तीसरा अगर रोल प्ले कोई कर सकता है। इलेक्शन कमीशन वाला 5-0 से फैसला आया सर, उसमें तो मिलके नहीं कह सकते आप। ये आपकी आवाज सिंक कर गई थी, बोले शहजाद साहब। 5-0 का फैसला आया है जो इलेक्शन कमीशन वाला जो मामला है उसको लेकर, उसमें तो आप नहीं कह सकते कि वो मिलकर इस तरह मामले को पेचीदा बनाया जा रहा है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ ना कि जहाँ चीजें आगे, सबकी नजरें जो है, अभी क्या बताया उन्होंने, सबकी नजरें अक्टूबर 25 अक्टूबर को। अब वो इंतजार कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, चीजों को लंबा कर रहे हैं, और सफर कौन कर रहा है? सफर तो आम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट है शहजाद साहब। मैं शिराजी साहब का पॉइंट लेना चाहूंगा। यही तो कंफ्यूजन है। शिराजी साहब, एक बात तो शहजादा जुल्फिकार साहब ने भी कह दी, वही जो एहतिशाम साहब कह रहे थे कि जस्टिस मुनीब खुलकर मुखालफत भी नहीं कर रहे हैं और फिर बेंच का हिस्सा बनने से माजरत भी कर रहे हैं। देखिए मैं बात पूरी कर रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में एहतिशाम साहब बात पूरी करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आया दुनिया के अंदर कौन सा आदमी है कि वो इंडिस्पेंसिबल है? काजी फायज ईसा साहब इतने अरसे तक चीफ जस्टिस रहे हैं, एक मुझे कोई अच्छा सा फैसला सुनाने जो आवाम के हक में उन्होंने बड़ा बेहतर किया हो। मैं तो जब से देख रहा हूँ, जब से वो चीफ जस्टिस बने, वो ये 4-5 लड़ाइयों के अंदर इन्वॉल्व है। मेरे ख्याल में अवाम के भी बहुत सारे इशूज़ हैं। मैं ये समझता हूँ, देखिए आपकी एक जुडिशरी आज नहीं हमेशा से कंप्रोमाइज रही है। चीफ आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुजीब साहब सुन रहे होंगे कि इलेक्शन का इनेकाद करवाया ना, ये शाम साहब तो इसका जवाब यकीनी तौर पर मुझसे बेहतर दे देंगे। चीफ जस्टिस ने मदाखलत की तो इलेक्शन का इनेकाद हुआ, ये फैसला तो आवाम से जुड़ा था ना सर। बेहतरीन, बिल्कुल इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ, इंजीनियर्ड इलेक्शन कमीशन ने करवाया, अवाम वो तो इलेक्शन कमीशन ने करवाया, लेकिन उनका डिसीजन था ना इलेक्शन करवाने का। तो ये नहीं कह रहे थे कि हम तो ये कह रहे हैं कि जो लोगों की कंप्लेंट है किसी भी पार्टी की भी है, मैं किसी पार्टी के फेवर की बात नहीं करता। अब तो देखिए जिसने इलेक्शन जीता है वो भी रो रहा है, जिसने हारा है वो भी रो रहे हैं। आप ये तो हमारी तारीख है, ये तो शिराजी साहब पाकिस्तान की तारीख है। आप 70 के इलेक्शन के अलावा कोई इलेक्शन दिखा दें पाकिस्तान। वो 70 वाला भी इंजीनियर ही था। आप उस वक्त मेरे ख्याल में छोटे होंगे, मैं याद नहीं, तस्लीम कर लेती है पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, देखिए जब आपके मुल्क के अंदर एक पपेट डेमोक्रेसी है, पपेट जुडिशरी है, पपेट ब्यूरोक्रेसी है, तो आप किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं? अब क्या आपके ख्याल से इसके बाद आने वाले जजेस कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे और इससे पहले कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे? मैं बात जो असल करना चाह रहा हूँ ये है कि जब आपके पोलिटिसाइज जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं तो मेरे ख्याल में ओथ उठा के उनको इंसाफ करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप एक जमात या दूसरी जमात के साथ दें, क्योंकि मेरे ख्याल में इन्होंने एक मुकाबले का माहौल पैदा कर दिया, आपका मुल्क बर्बाद हो रहा है। मुझे बताइए सब कॉम्प्रोमाइज जजेस की जहां तक आप बात कर रहे हैं उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कर दिया है कि पहले बेंचेस बनते थे तो फैसला पता लग जाता था क्या बेंच बनने पे ही। अब तो मुझे नहीं पता कि इधर वाले जजेस और इधर वाले जजेस क्या फैसला दे रहे हैं। ये मौजूदा चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है। क्या काजी फायज ईसा साहब इंसान है? हम सब इंसान है। क्या काजी फायज ईसा साहब जो इतना बड़ा झगड़ा कर रहे हैं वो इंसाफ की खातिर कर रहे हैं कि उनका जाती अनाद भी है? उन्होंने जो ओथ लिया तो उन्होंने क्या किया?
बात ये कि उनकी अगर अहलिया के खिलाफ किसी ने केस बनाया था तो वो सियासी जमातों ने नहीं बनाया था। आज वो जिनके कहने पे सब कुछ कर रहे हैं माजरत के साथ, उन्होंने ही उसकी बीवी के खिलाफ केस बनाया था, उन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करवाया था। अब आप जाए फिर या तो उनको भी सजा देना। शाही साहब मैं कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, मैं आपका जवाब कंप्लीट करवाऊंगा, मुझे ब्रेक पर जाना है और अच्छा आपने काफी ज्यादा सवाल छोड़े हैं, उन सवालों का जवाब भी लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में दो अहम अदालती मामलात को लेकर। एक तो इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करके लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया, दूसरा 63A के हवाले से, और 63A के मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट इस वक्त हो रही है। शिराजी साहब आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, एतराज़ात उठा रहे थे काफ़ी ज़्यादा इस मामले को लेकर, फिर मैं एहतशाम साहब की तरफ आऊँगा, आपने जो उन पर ताबड़तोड़ सवाल किए हैं। जवाब मैं जनरल बात कर रहा हूँ। देखें मेरे ख्याल से एहतशाम साहब एक हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ जो लोग हैं उन्हें ऐसे ओहदों पे आना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर आप जब पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ हाई कोर्ट के जजेस बनते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनते हैं। अब हाल ही में देख लें, मेरे ख्याल में आप ये एक तासुर दिया जा रहा था कि शायद फलान चीफ जस्टिस बनेगा तो ऐसा होगा, फलान चीफ जस्टिस बनेगा तो ऐसा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका सिस्टम क्यों ठीक नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये, इसका मतलब ये कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, आपकी दूसरा मुक्तदर हलकों की भी इंटरफेरेंस है। अब आप अपनी पसंद के सिस्टम को भी चलाना चाहते हैं, पसंद का निज़ाम भी चलाना चाहते हैं, जुडिशरी भी आपकी मर्ज़ी की होनी चाहिए। बेशक हम कहते हैं कि हुकूमत स्टेबलाइज रहे, बेशक हम ये सपोर्ट करते हैं कि आप जो है जो हुकूमत वक्त होगी, एस्टेब्लिशमेंट भी उसके साथ हो, इदारे भी उसके साथ हो, चाहे मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम बने। लेकिन अगर आपके इस तमाम इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर किसी ने एतराज़ उठाए, आप उसको भी इंसाफ दें। ABCD वो कोई भी पार्टी हो, बिल्कुल ठीक है, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा साहब, काफ़ी ज़्यादा शिराजी साहब ने आपकी तरफ सवाल छोड़े हैं कि आपको भी लगता है वाकई सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ है? देखिए, दो तीन चीज़ें तो बड़ी वाज़ेह है ना। जो आधी बात हम कर रहे हैं वही शिराजी भी बात कर रहे हैं कि जी देखें, जिस तरीके से जजेस हजरात में डिवीज़न है, सब उसका जिक्र कर रहे हैं, उसकी वजह से आवाम सफ़र करते हैं, सब उसकी बात कर रहे हैं। इसी वजह से तो हमारी 139 पे हमारी जुडिशरी आज है, सिर्फ चंद एक मुल्क हम इससे आगे हैं। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। एक तो बात यह है कि जो काजी साहब फायज़, अब जजेस के हवाले से जो बात होती है, जब उन पर केस बना था, अनवर मंसूर साहब अटर्नी जनरल थे, PTI की हुकूमत ने जनाब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया था, उसके बाद रेफरेंस जारी हुआ था, जनाब आरिफ अलवी साहब ने जो प्रेजेंट थे उन्होंने उसको साहब, लेकिन इस पर PTI ने तस्लीम कर लिया कि रेफरेंस भेजना गलती थी, तो तस्लीम कर चुकी है। मैं ये वही उसी जगह पे आ रहा हूँ। जी हाँ, ये बात ने PTI के हेड ने इस बात को माना था कि हमने गलत किया। देखे ना, मतलब जिसने जो काम किया है तो ये मानो तो सही उसने किया है, किसने करवाया किसने नहीं करवाया, तो इसका मतलब है अगर आप खुद नहीं को डिलीवर कर सकते तो आप घर चले जाएं। ये हमारे जैसे मुल्कों में इस तरह ही होता है, इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, आज से नहीं हमेशा से है। अमेरिका में देख लें, 150 साल से उनकी इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है, वो अपने फैसले करवाती है। आज जो आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं, गज़ा में, आज यमन पर भी हमला किया उन्होंने, ये सारी चीज़ें। देखिए, अब बात यह है कि जो असल झगड़ा शुरू हुआ था 12 जुलाई को जो फैसला आया था लाहौर हाई कोर्ट का जवाब, वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे शहजाद साहब, उन्होंने ज़ाती तौर पे इसको अपने लिया और उन्होंने एक ज़ाती लड़ाई जनाब इलेक्शन कमीशन के साथ लड़ी। उसके बाद फिर क्या हुआ, मामला चलता रहा, ख़राबी की तरफ चलता रहा, और चीफ जस्टिस साहब कहते रहे कि जी आप बैठे सिकंदर सुल्तान साहब के साथ इस फैसले को हल करें। उन्होंने कहा नहीं भाई, इलेक्शन कमीशन का प्रोरोगेटिव ही नहीं है कि वो अपना इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए, जबकि वो कहते थे जी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये काम इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाना उन्हीं का है। मुशावरत भी करने के लिए तैयार थे, लेकिन नहीं हुए। सेक्शन 140 बड़ा वाज़े तौर पे कहता है कि ये काम उन्हीं का था, इलेक्शन कमीशन का। अब जो शिराजी बात कर रहे हैं, डिले 3 महीने इसलिए हुआ कि वो मामला कटाई में पड़ गया। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल जिस तरह फैसला किया गया, अब भी आज डायरेक्शन उनकी यही है कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस है नीलम साहिबा जो लाहौर हाई कोर्ट की, वो बैठे इनके साथ मामला को तय करें। और जो मसला है कि पंजाब में बेताशा जवाब इंतखाबी उजरदारी हैं, उसके लिए जो मौजूदा जजेस हैं वो बहुत कम है, लिहाजा आपको रिटायर्ड जज लेने पड़ेंगे। अब समझ नहीं आती कि रिटायर्ड जज वो इतना अर्सा जो काम करते रहे, क्या वो हुकूमत के हक में फैसला करेंगे, क्या वो कंप्रोमाइज़ तो सारे ही हैं, लेकिन सवाल है कि जब आपके पास गुंजाइश नहीं तो यही होगा। अब आखिरी बात जो मुनीर साहब वाली बात है, मैं नहीं कह रहा, तो सारी लीगल फेटर्निटी कह रही है, उन पर सवाल उठा रही है कि आज जो उन्होंने इतराज़ किया कभी भी नहीं इस तरह हुआ, तो मेरा ख्याल है ये साजिश अकाउंट फॉर होंगी, वो तो सब प्रैक्टिस कमेटी की वजह से है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साहब, आपका पॉइंट सामने आया। नवीद हयात मलिक साहब, आपको भी लगता है सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है? जस्टिस मुनीब साहब ने तो लिखा कि कमेटी की जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने की वजह से मैं इस मामले में सामने नहीं आ रहा हूँ।
सर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ भाई से कि ये कंप्रोमाइज सिस्टम है सारा, और ये आज से नहीं है। आप जब से पाकिस्तान बना तब से शुरू करें, मौलवी तबीयुद्दीन केस से शुरू करें, उसके बाद जितने आते गए भुट्टो केस देखें, बाकी भी अब क्या क्या मिसालें दूंगा आपको इतनी डिटेल में कि उस वक्त से लेके आज तक अनफॉर्चुनेटली हम इसी तरीके से जो है ये मामला सारे सह रहे हैं, और उसका जो सारा असर है वो पाकिस्तान की अवाम पे पड़ता है। आप बैठे बैठे एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज देते हैं, और अजीब तरह के कई फैसले पीछे हैं। मैं आप क्या डिस्कस करूं, कई फिर जो है वो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया होगा, लेकिन ये आज की बात नहीं है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो यही है कि जो जजेस तैनाती का तरीका कार है, मैं ये समझता हूँ उसको तब्दील होने की जरूरत है, और जुडिशियल रिफॉर्म्स जो है वो होनी चाहिए ताकि एक और नवीद साहब एक और कानूनी मामला तो बता दीजिए, आप वाकई समझते हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं, चाहे जिसकी तरफ से भी की जा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए अब चूंकि उनको नजर आ रहा है कि थोड़े से दिन रह गए हैं, और 10, 15, 20 दिन अगर हम और इसको डिले कर लेंगे तो उसके बाद फिर हम अपनी मर्जी के फैसले ले सकेंगे। हर इस डिले टैक्टिक्स के पीछे इंटेंशन यही है, और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके मामलात हैं तो ये पहली दफा शायद चले, इख्तलाफात होंगे, हमें भी होंगे, सबको होंगे, लेकिन ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है इनको आप एक क्रेडिट जरूर दें कि इन्होंने जो है बेंच फॉर्मेशन के लिए इन्होंने बाकायदा बेंच बनाया, सिर्फ अपना अख्तियार नहीं रखा, फुल कोर्ट बेंच बनाया, लाइव चलाई प्रोसीडिंग्स। बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कोशिश की कि अदलिया का एतमाद, अवाम का एतमाद जो है वो अदलिया पे बहाल हो। लेकिन बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जो सामने आई हैं। जी जी नवीद साहब कंप्लीट कीजिए। मैंने कहा कि ये चूंकि वक्त के साथ साथ अब हमें चाहिए कि हम वो माजी से सबक सीखें, और उसके बाद ऐसे मामला न करें जिससे हमारी जुडिशरी की पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में जंग असाई हो। लेकिन कभी ऐसे भी कभी होता है जिस तरह के आजकल हमारे सुप्रीम कोर्ट पे हो रहा है। ठीक है, नजर आ रहा है बिल्कुल जो एक लड़ाई है, जो ग्रुपिंग है वो नजर आ रही है। शहजाद जुल्फ़िकार साहब आपका भी मैं मुख्तसर मौक़िफ़ लेना चाहूँगा। आप समझते हैं कि वाकई इस वक्त यहाँ पर ये मामला जो है वो ताख़ीरी हरबों तक आ चुका है? मैं तो कह चुका हूँ कि ये एक तासुर है, और ये तासुर मजबूत होता जा रहा है। इस तरह के जो डिवीजन है, और इस तरह से कि एक जज ये कहता है कि लगता है ऐसे, ये मेरी राय है कि लगता है कि उनके इस रवैये से कि वो कंफ्यूजन के शिकार हैं कि जाना कि मैं सुनने से इनकार भी नहीं करता और वैसे मैं इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहता। तो ये एक तासुर मजबूत होता जा रहा है। अगर ये तासुर है और ये ठीक है तो मेरे ख्याल में जुडिशरी जितना इसके मुतल्लिक हमारे लोगों में जो तासुर पाया जाता है कि असल तो मसला जो लोगों का उसूल इंसाफ है वो मुतासिर जिस तरह से हो रहा है। एक शख्स दुनिया पाकिस्तान के किसी कोने से वो जाता है, होटल में रहता है, बेचारा किस तरह पहुंचता है, जाता है तो पता चलता है कि नहीं जी वो तो आपका वो लगे ही नहीं, अगले 6 महीने के बाद लगेगा। तो मुझे बताएं कि ये क्या? तो यही वजह है शायद मेरे ख्याल वंस फॉर ऑल इस चीज को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो बात कर रही थी, लेकिन उन्होंने कभी उस पर सोचा नहीं। आज उन्होंने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाए जाएं, उनका आम आदमी से कोई ताल्लुक ना हो, बाकी नॉर्मल जो केसेस हैं वो उसको सुनता है, ताकि उन लोगों को, उन जजेस को जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स पे मुश्तमिल होगा, उनका काम यही हो कि वरना कि आप लोगों को जाए, लोगों की केसेस सुने, लोगों को इंसाफ दे। तो ये एक तासुर जरूर है कि डिले वो किया जा रहा है, और उससे मेरे ख्याल में आगे चलकर मजीद जो है, आज जिस तरह हम बात करेंगे, महीने की बात है, आप देखें, फिर उसके बाद हम प्रोग्रामों में ये चीजें भी डिस्कस करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, डिले किया जा रहा है, आगे चलकर इस मामले पर मजीद पेचीदगियां और भी मैं लास्ट उसको ऐड कर दूं। जी शहजाद साहब, तो उसमें लास्ट ऐड कर दूं। अब उसमें कुछ वकला ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी, उन्होंने शायद कराची में इजलास किया और उन्होंने कहा कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने जा रहा है आप उससे बाइकआउट करें, कोई भी जज जो है उसका हिस्सा ना बने। अब ये कुछ वकला की राय है, मेजॉरिटी वकला की अभी तक राय नहीं आई है। जी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ब्रेक पर जाना है, और इससे पहले नवीद हयात मलिक साहब का स्पेशल थैंक्स करेंगे, वो प्रोग्राम में शामिल हुए, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मिडल ईस्ट की मजीद कशीदा होती सूरत हाल की।
वेलकम बैक। मुस्लिम दुनिया बेबसी की मूरत बनी है और इसराइल के जंगी वहशी जराइम सारी दुनिया के सामने है। इसराइली बर्बरियत अपने उरूज पर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने मज़मूम अज़ाइम का इजहार किया है और बिल्कुल बरमला वाज़े लफ्ज़ों में उसने ये कह दिया है कि ईरान में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारे हाथ ना पहुँच सकें। गुज़िश्ता दिनों इसराइल की जानिब से हमला किया गया था बैरूत में, लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में। वहाँ पर हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद में यहाँ पर कार्रवाइयाँ रुकी नहीं हैं इसराइल की। इसराइल ने आगे बढ़कर यमन में भी कार्रवाइयाँ की हैं और यही मुसलसल कहा जा रहा है मुसलमान ममालिक की जानिब से कि खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इस पर अपना मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी जंग की आग को मज़ीद फैला रही है। नेतन्याहू को अपने जंगी जराइम को रोकना होगा। गज़ा के बाद बैरूत और उसके बाद में अब यमन के शहर हुदैदा में भी बमबारी की गई है। हुदैदा की बंदरगाह को निशाना बनाया गया नेतन्याहू की फ़ौज की जानिब से। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद जो मज़ाहमती तंजीमें हैं मशरिक़ वुस्ता में, खुसूसन हिज़्बुल्लाह और वहाँ पर ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि वो जवाबी हमले करेंगे। जवाबी हमलों के खदशे के पेश नज़र इसराइल का अगला इक़दाम क्या होगा? शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब, पहले चाहूँगा आप इसका जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है जो जवाबी हमले किए जाएंगे हिज़्बुल्लाह की जानिब से, ईरान की जानिब से, इस पर इसराइल का हमला क्या हो सकता है जवाबी? जवाब देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा बताऊं कि इस साल जनवरी के शुरू में एक जू ऑथर हैं, गालिबन उनका नाम एवी लिंकन, उनका इंटरव्यू कहीं वायरल हुआ है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ग्रेटर इसराइल की बात और ग्रेटर इसराइल की बात वो करते हैं और उसमें वो बताते हैं और फिर इसको लोग जोड़ते हैं कि अभी जो गजा में जो इसराइली फौज है और वो जो उनका हमला है, ज़मीनी हमला है, उसमें उनकी वर्दियों पर ग्रेटर इसराइल का नक्शा अगर आप देखें तो वो फिर जाता है आपका टर्की का कुछ हिस्सा भी उसमें शामिल है, उसमें आप लेबनान, आपका जॉर्डन, सऊदी अरब का, मिस्र का, ये सारा जो है वो उसको सीरिया का, लेबनान का, ये सारा इराक आधे से ज्यादा इराक पर जो है वो सोचते हैं करना है। और ये वो मेरे ख्याल में अगर आप बैक टू जाए कि सोनियत ये आपके ज्यूज के जो बानी हैं थियोडोर हर्जल जो है, ये उनका भी एक नजरिया था इस तरह। लोग अब इसको ये मानने लगे हैं और ये तशवीश का एक किरदार हुआ। अब आपकी बात आती है कि किस तरह वो करेंगे। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि अगर जितना खामोश होते जाएंगे, अब तो मेरे ख्याल में हद कर दी, उतने ही इसराइल एग्रेसिव होता जाएगा। कथाकलाम की बात चाहूंगा, वक्त बहुत कम है मेरे पास। शाम साहब, एग्रेसिव तो होता जाएगा और उसके तरफ फिर देखना, बस लास्ट में कह रहा हूँ कि देखना यह है कि दूसरे ममालिक जो उसको वो उनका क्या जवाब होगा, दूसरे ममालिक का उनका क्या जवाब होगा। शाम साहब, आप क्या समझते हैं हिज़्बुल्लाह और ईरान के जवाबी हमलों का खदशा, इजराइल का अगला कदम क्या होगा? देखिए, सबसे अहम बात तो मेरा ख्याल है इस वक्त ये है कि हर हमले के बाद हमने देखा कि इजराइल ने कहा कि जी इजराइल महफूज हो गया, लेकिन उसके बाद कहा गया कि नहीं महफूज रहा। तो सवाल तो यह है कि इस तरह की तंजीमें, हमास है, फिर उसके बाद हसन नसरुल्लाह की पार्टी है, जिस तरीके से शहीद किया गया हिज़्बुल्लाह को, इसी तरह से बाकी रीजन में भी लोग हैं। अब सवाल ये है कि जो मेरे लिए तशवीश की बात है या जवाब आपके लिए हो सकती है कि ये मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ये बढ़ेगा नहीं। अभी देखें, जो इजराइल ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा है कि जी ईरान का कोई शख्स हमसे महफूज नहीं है। इनडायरेक्टली उन्होंने आयतुल्लाह खुमनाई को भी शहीद करने के बारे में एक किस्म की बात की है। खुदा ना खास्ता इफ़ इट हैपन तो पाकिस्तान के लिए फॉल आउट तो होगा। ये हम क्या करेंगे देखो ना, फिर इसके बाद ईरान तो डेफिनेटली स्ट्राइक करेगा, कामयाब होता है नहीं होता, हम भी उसमें फंस जाएंगे लेके। तो मेरा ख्याल है एक बड़े सटल तरीके से जंग को फैलाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकन खामोश बैठे हैं, ये सब लोग सही कह रहे हैं, ग्रेटर एजेंडा है, मिडल ईस्ट का नक्शा उन्होंने तब्दील करना है। लेकिन आपके मेरे लिए सबसे अहम मसला है 57 ममालिक की ये OIC और अरब लीग जो है ना, ये खामोश बैठे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी ये तो सऊदी अरब तस्लीम करने वाला था, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट ना ये गज़ा वाला होता जो हुआ शुरू अक्टूबर में पिछले साल। तो अब सवाल ये है कि जी क्या ये दोबारा से ये बढ़ेगा, क्या चीज़ें आगे जाएंगी? तो बाज़ार लगता है कि मुसलमानों में जो एक डिवीजन है ना, उसकी वजह से इजराइल को बड़ा फायदा हो रहा है। और दूसरा आखिरी बात जो है कि इस वक्त 5 तारीख को इलेक्शन अगले महीने होने जा रहा है और वहाँ पे फैसला किया जाएगा कि ये अमेरिका। जी शिराज साहब,
अच्छा सर देखिए, मैं एक चीज़ मुझे जो समझ आ रही है वो ये है कि अगर ये लोग चुप बैठेंगे भी ना तो मेरे ख्याल में इसराइल के हमले रुकने नहीं है। जैसे उस दिन भी हम कह रहे थे कि जॉर्डन, सीरिया, इराक, मिस्र, इवन ईरान और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है कोई शायद उनके हिट लिस्ट से बाहर नहीं है, वो इंडियंस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि OIC को देखने वाली बात अपनी जगह पे, लेकिन मेरे ख्याल में ये वक्त होगा कि अगर ये इस्लामी ममालिक जिन पे कम से कम अटैक्स हुए अगर वो स्ट्राइक नहीं करते तो मेरे ख्याल में एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। और दूसरा देखिए, ग्रेटर इसराइल की बात क्या है कि सुलेमानी की जो तामीर है वो प्लान है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, ये कोई मिथ तो नहीं है ना, ये तो उनका एक सेहूनी एजेंडा है जिसके ऊपर वो काम करेंगे और वो बाकी ग्रेटर इसराइल क्या कि वो मेरे ख्याल में इस खत्ते के अंदर ओवरऑल टेक ओवर करने की बात करेंगे। दूसरा देखिए, मेरे ख्याल में ईरान को जो थ्रेट है, आप आज मैंने एक तस्वीर देखी है, मेरी हमारी एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट साथी हैं ज़ैनल खुद्र, वो इस वक्त मेरे ख्याल में बैरूत में है और बकौल उनके मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इस वक्त टाइम हमने देखा कि बैरूत के म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आके बाकायदा स्ट्राइक की गई है जो कि पिछले कई अरसे तक नहीं थी। यमन के शहर के अंदर स्ट्राइक मुसलसल की जा रही है और इसराइल की कार्रवाइयां बढ़ती जा रही हैं। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, जायशा शिराजी साहब, शाम मुल्क साहब, प्रोग्राम है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, अगर आलमी ताकतों ने आगे बढ़कर नेतन्याहू को ना रोका तो जंग की आग मशरिक़ वुस्ता से बाहर भी निकल सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।